Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष में। हमने एक श्रृंखला शुरू की है, यानी इंडिया जीके के अंतर्गत आधुनिक भारत जो आपका शुरू किया है। क्या क्या है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत की एक वीडियो आपको दे चुके हैं, यानी उत्तरोत्तर मुगल काल की एक वीडियो आप बच्चों को दे चुके हैं। आज हम उत्तरोत्तर मुगल काल की दूसरी वीडियो के बारे में, यानी दूसरी वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो बनाएंगे उत्तरोत्तर मुगल काल की। आधुनिक भारत हमने शुरू कर रखा है और आधुनिक भारत आपका संपूर्ण करवाएंगे, ठीक है भी। तो हम जिक्र कर रहे थे आधुनिक भारत में उत्तरोत्तर मुगल काल का भी, उत्तरोत्तर मुगल काल का भी, मुगल काल, उत्तरोत्तर मुगल काल का जैसे जिक्र कर रहे थे। और उत्तरोत्तर मुगल काल में हमने, आपको ध्यान होना चाहिए, 1717 से लेके 1719 तक का जिक्र कर लिया था। अभी 1717 से लेके 1719 तक का, यानी बहादुर शाह प्रथम से लेके आपको ध्यान होना चाहिए, हमने रफी उद दौला तक जिक्र किया था, रफी उद दौला से। अब जो आगे जो बनते हैं आपके शासक जैसे जिक्र करते हैं, तो फिर आगे 1719 में कौन सा बनता है आपका, मोहम्मद शाह रंगीला है भी। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में जैसे जिक्र करते हैं तो आपका अहमद शाह बनता है। कौन बनता है, अहमद शाह का जैसे जिक्र करते हैं। और इसके बाद में फिर आपका आलमगीर द्वितीय है भी, आलमगीर द्वितीय। फिर आपका जैसे जिक्र करते हैं आपका आलमगीर द्वितीय के बाद में शाह आलम द्वितीय भी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद में बनता है आपका अकबर द्वितीय भी। क्या है, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद में जो आप पढ़ोगे वो कौन सा आपका, बहादुर शाह जफर भी, बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए, ठीक है भी। यानी मोहम्मद शाह रंगीला से पहले के जितने भी उत्तरोत्तर मुगल काल के जो शासक थे उन शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, वो मोहम्मद शाह रंगीला से आगे के शासकों में। मोहम्मद शाह रंगीला का जैसे जिक्र करते हैं, यानी मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठता है, आपको ध्यान होना चाहिए 1719 से लेकर 1748 तक भी। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक गद्दी पर बैठता है, ये 1719 से लेकर 1748 तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 में क्या बैठता है, ये गद्दी के ऊपर बैठता है। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इसका वास्तविक नाम का जैसे जिक्र करते हैं, वास्तविक नाम, ये मोहम्मद शाह रंगीला तो उपाधि लेके बैठा था, इसका वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर था भी। क्या था, रोशन अख्तर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर था भी। क्या था इसका वास्तविक नाम है, रोशन अख्तर था। उधर बहादुर शाह प्रथम जो था ना, बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, उसके छोटे बेटे जहान शाह का बेटा था भी। यानी बहादुर शाह प्रथम जो था, जिसको शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसका छोटा बेटा जहान शाह था ना, उसका बेटा जो कौन है आपका, ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर था। आपको ध्यान होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह, इसको रंगीला कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, रंगीला कहा जाता है भी। विलासी प्रवृत्ति का था, क्षत्रियों के पास ज्यादा रहता था, हरम में अपना सबसे ज्यादा समय बिताता था, इसलिए भारतीय इतिहास में इसको किस नाम से जाना जाता है, रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसको क्या है, जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हम जैसे जिक्र करते हैं तो 1720 में जो सेद बंधु थे ना, सेद बंधु जिन्होंने फरुखशियर की हत्या करवाई, आपको ध्यान होना चाहिए। तो वही सेद बंधु जो निरप निर्माता थे, राजा जो बनाने वाले थे ना, उन्होंने उन सेद बंधुओं को क्या मानने लगा, ये अपनी अड़चन मानने लगा भी। ये सेद बंधु तो आपके दिक्कत करे, तो 1720 में सेद बंधुओं की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या करवा दी थी, सेद बंधु जो थे ना, सेद बंधुओं की हत्या करवा दी भी। क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी सेद बंधुओं की हत्या किसने करवाई थी, वो मोहम्मद शाह रंगीला ने भी। किससे करवाई थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, किसके सहयोग से, निजामुलक भी, निजाम मुलक, ठीक है भी। यानी निजामुलक जो है
इसके द्वारा, इसका वजीर था भी ये निजाम मुल्क क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला का क्या था, वजीर था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्रधानमंत्री था। इसी के सहयोग से इन्होंने सैयद बंधुओं की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। निजाम उल मुल्क जो है, इसने क्या करवाई थी, इनके सहयोग से इसकी हत्या करवाई थी। ये क्या था, इसका वजीर था भी। क्या था ये, इसका वजीर था। और आपको ध्यान होना चाहिए 1724 में, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के साथ निजामुल उल मुल्क के, ठीक है भी, इसके साथ क्या हो गए थे, इसके आपस में संबंध अच्छे नहीं रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला और निजामुल उल मुल्क के साथ। तो निजामुल मुल्क क्या है, दक्षिणी भारत चला गया था। दक्षिणी भारत का इसको सूबेदार भी बना दिया गया था। परंतु निजामुल मुल्क ने, आपको ध्यान होना चाहिए, 1724 में हैदराबाद जो है, हैदराबाद की क्या की थी, स्थापना की थी भी। हैदराबाद की स्थापना की थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। दक्षिण भारत में चले गए थे क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला है ना, इस संकालू प्रवृत्ति का था भी। क्या था, ये संकालू प्रवृत्ति का था। तो निजामुल मुल्क और इसके बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे। तो निजामुल मुल्क ने सोचा भी इससे अच्छा तो क्या है, आप दक्षिण भारत चले जाएं। और बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको क्या है, दक्षिणी भारत का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। और दक्षिणी भारत में मुगल, इसने हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना की, एक अलग साम्राज्य के रूप में, निजामुल मुल्क भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और हैदराबाद का प्रथम निजाम भी कौन था आपका, वो भी निजामुल उल मुल्क था भी। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है भी, चिनकिलिच खां भी। किस नाम से, चिनकिलिच खां भी, ये भी कई बार आता है भी। यानी चिनकिलिच खां जो किसका नाम था, ये निजामुल मुल्क का था भी। किसका था, निजामुल मुल्क का था। इनके सहयोग से इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी। अब सैयद बंधुओं की जो हत्या होगी ना, सैयद बंधुओं की हत्या के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, मराठा जो पेशवा था भी, मराठा पेशवा जो था, आपको ध्यान होना चाहिए, मराठा पेशवा जो आपका था, विश्वनाथ जो था, विश्वनाथ का जैसे जिक्र करते हैं, मराठा पेशवा विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जो था, उसकी सदमे से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे उसको पता चलता है भी सैयद बंधु मारे गए हैं, सैयद बंधु मारे गए हैं, तो ये खबर सुन के उस सदमे से क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मृत्यु हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद में जो मराठा के अंदर जो पेशवा का जो पद था ना, पेशवा का जो पद, ये अनुवांशिक कर दिया। क्या कर दिया, अनुवांशिक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कर दिया भी। जो बालाजी जो विश्वनाथ जो था, इसका बेटा ही आगे चल के क्या बनेगा, पेशवा बनेगा भी। क्या बनेगा, आगे चल के पेशवा बनेगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और खासकर बाजीराव प्रथम का जब हम जिक्र करते हैं ना, बाजीराव प्रथम भी, इसके बाद कौन जो पेशवा बना था, बाजीराव प्रथम बना था। बाजीराव और प्रथम, खास करके पेशवाओं के अंदर हम सबसे मजबूत, सबसे अच्छा अगर कोई पेशवा माना जाता है तो वो बाजीराव प्रथम था भी। क्या था, बाजीराव प्रथम, जिसने मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में क्या है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था भी। क्या दिया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये बाजीराव प्रथम जो बैठा था 1720 से लेकर 1740 तक क्या रहा था, पेशवा रहा था 1720 से 1740। तो ये चीज आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, एक आक्रमण हुआ था 1739 में। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही एक आक्रमण हुआ था 1739 में। कौन आया था, नादिर शाह आया था भी। ये चीजें कंप्लीट करो भी, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। यानी इसी के समय में ही 1739 में किसने आक्रमण किया था, नादिर शाह ने भी। किसने आक्रमण किया था, नादिर शाह ने भी। कहां का शासक था, फारस ईरान का, जैसे जिक्र करते हैं फारस से ईरान का, ठीक है भी। फारस ईरान का शासक था नादिर शाह। इसीलिए नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। 1739 में आक्रमण किया था और 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था भी। कौन सा युद्ध हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन अभी हाल ही में ग्राम सचिव के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, किसके बीच में हुआ था, वो आपको ध्यान होना चाहिए, नादिर शाह और मुगलों के बीच में हुआ था। मुगल शासक कौन था उसमें जिक्र करें 1739 में, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। इस युद्ध में आपको ध्यान होना चाहिए, मुगल हार गए थे भी। क्या है, मुगल हार गए थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मुगल हार गए थे। मुगलों का जो नेतृत्व जो कर रहा था, वो कौन कर रहा था, निजामुल उल मुल्क कर रहा था भी। चिनकिलिज खां कर रहा था भी। कौन कर रहा था, चिनकिलिज खां उसका नेतृत्व कर रहा था। और करनाल
का जो युद्ध क्षेत्र था, उस युद्ध क्षेत्र से ही नादिर शाह को निजामुल मुल्क वार भेजना चाहता था। भी दिल्ली में प्रवेश न करे किसी भी तरीके से, इसको जैसे तैसे मना के कुछ रिश्वत वगैरह कुछ भी पैसे देसे दे के उसको वापस अपने वतन भेज दिया जाए, फारस ईरान भेज दिया जाए। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, अवध का नवाब था भी, अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब है सादत खां भी। कौन था? सादत खां भी। ठीक है भी। अब सादत खां ने क्या कहा? नादिर शाह को कहा बे आप वापिस क्यों जा रहे हो, दिल्ली में तो प्रवेश करो, असली जो मुद्रा है, असला जो धन है वो तो आपके दिल्ली में है, तो दिल्ली को भी आप जी भर के लूट के जाओगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये करनाल से नादिर शाह वापिस जाना चाहता था अपने वतन फारस, परंतु ये फिर कहां आया? दिल्ली के अंदर इसने प्रवेश किया और दिल्ली को इसने जी भर के लूटा भी। दिल्ली को इसने क्या है? जी भर के लूटा। आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से लगभग कहते हैं उस समय की बात करें तो 70 करोड़ रुपए की इसने क्या है? लूट की थी। और 70 करोड़ की लूट के साथ इसने, यानी एक तो 70 करोड़ की लूट की थी दिल्ली का जैसे जिक्र करते हैं, और एक तख्ते ताउस, क्या है? तख्ते ताउस ले गया था अपने साथ ही, और एक ले गया था कोहिनूर हीरा भी, कोहिनूर हीरा भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में करनाल का युद्ध हुआ था। क्या लूट के ले गया था? बहुत सी मुद्रा लूट के ले गया था, पैसा यानी धन संपदा लूट के। उसके साथ साथ मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको म्यूर से आसन भी कहा जाता है, वो भी लूट के ले गया था। उसके साथ साथ वो विश्व का सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर हीरा भी लेके चला गया था। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 1747 में फिर क्या है? नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। अभी 1747 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह जब भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो उसका प्रधान सेनापति जो था वो अहमद शाह अब्दाली था। अभी कौन था? अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह की मृत्यु के बाद में 1747 में उसकी मृत्यु के बाद में अहमद शाह अब्दाली क्या बनता है? राजा बनता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तख्ते ताउस से संबंधित 2-3 आपके क्वेश्चन बनते हैं। बेबादल इसके निर्माता थे, जिसे पढ़ते हैं। तख्ते ताउस पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां था, जिसको भारतीय इतिहास में इंजीनियर सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है भी, यानी शाहजहां सबसे पहले गद्दी पर बैठा था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है भी तख्ते ताउस के ऊपर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। भी अंतिम मुगल शासक कौन था आपका? मोहम्मद शाह रंगीला था। उसके बाद में कोहिनूर हीरे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भी कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? गोलकुंडा की खानों से। हैदराबाद के पास गोलकुंडा की जो खान है, उन खानों से आपका विश्व प्रसिद्ध अनमोल हीरा कोहिनूर हीरा निकाला गया था। ये कोहिनूर हीरा आजकल किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन की महारानी है, उसके मुकुट में सजा हुआ है ये कोहिनूर हीरा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1849 का जिसे हमें जिक्र करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा ही किसको दिलाया गया था? पंजाब के शासकों के से किसको जिक्र करें? ब्रिटेन की महारानी को। और आज ब्रिटेन की महारानी की मुकुट में वो सजा हुआ है तख्ते ताउस। आपको ध्यान होना चाहिए, तख्ते ताउस आज भी कहां पर है आपका? तख्ते ताउस ईरान के पास है। भी कहां पर है? ईरान के पास है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। उसके बाद में सादत खां जो आया था ना, अब सादत खां ने इसको उकसाया था भी आप दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो। तो नादिर शाह ने फिर सादत खां से क्या है? पैसे मांग लिए भी, आप भी मेरे को 20 करोड़ रुपए दोगे। क्या है? 20 करोड़ रुपए आप मेरे को दो। तो 20 करोड़ रुपए की देने की जब बात आई ना, तब 20 करोड़ रुपए सादत खां से बने नहीं। और सादत खां ने फिर विष खाकर, यानी जहर खाकर क्या कर ली थी? आत्म हत्या कर ली थी। भी क्या कर ली थी? आत्महत्या। सादत खां तो ये चाहता था भी मेरे को क्या करेगा? नादिर शाह सम्मानित करेगा भी, मैंने इतना बड़ा धन लूटने के लिए उसको उकसाया है या उसको निमंत्रण दिया है। परंतु जो आक्रमणकारी है ना, वो ऐसे ही होते हैं भी। ठीक है भी। तो उसने, नादिर शाह ने क्या है, इसी को ही कहा भी आप भी मेरे को 20 करोड़ रुपए दो। ठीक है, तो 20 करोड़ रुपए बने नहीं, और फिर इसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। ये चीज आप बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं भी। दिल्ली को इसने जी भर के लूटा था। उसके बाद में जैसे मैंने अहमद शाह अब्दाली का जो जिक्र किया था ना, ये अहमद शाह अब्दाली जो आपका है पानीपत का तीसरा युद्ध का जैसे जिक्र करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली है ना, वो किसका सेनापति था? नादिर शाह का।
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नादिर शाह ने दिल्ली को लगभग 57 दिन तक लूटा था। अभी कितने दिन तक है? 57 दिन तक उसने दिल्ली को लूटा था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अलग अलग जो तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं सभी, अब मैंने 1761 का जैसे जिक्र किया था ना, 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है भी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था, किसके बीच में? मराठों। तो मराठे क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे इस युद्ध के बाद। अहमद शाह अब्दाली ये नादिर शाह का सेनापति था। भी क्या था? नादिर शाह का सेनापति था। और नादिर शाह की मृत्यु 1747 में मैंने बताई थी। 1747 में उसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली क्या बनता है? अगला शासक बनता है। और अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने दुरे दुरानी, क्या है? दुरे दुरानी की उपाधि दी हुई थी। भी दुरे दुरानी इंपॉर्टेंट है, यानी नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुरे दुरानी की उपाधि दी थी। इसका मतलब होता है युग का मोती। क्या होता है इसका मतलब? युग का मोती। युग का मोती इसका मतलब होता है, नादिर शाह कहता था भी अहमद शाह अब्दाली जैसा चरित्रवान व्यक्ति ईरान, तुरान और पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। क्या कहता था नादिर शाह? नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहता था भी अहमद शाह अब्दाली जैसा चरित्रवान व्यक्ति ईरान, तुरान और पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। भी मैंने आज तक ऐसा चरित्रवान व्यक्ति नहीं देखा, इसीलिए इसको दुरे दुरान की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है युग का मोती होता है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरे दुरान युग का क्या होता है? मोती होता है। इसके अलावा एक चीज आपको और भी क्लियर होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही जजिया कर का अंत कर दिया गया था। पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछे ना, देखो जजिया कर लेके कौन आए थे? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था 1712 के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर भारत में लेके आया था। भी जजिया कर को लगाया भी गया था समय समय पर, अलग अलग, जैसे ब्राह्मणों पर भी लगाया था। फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करते, गैर मुस्लिमों से तो लिया ही जाता था जजिया जो कर। अकबर ने बंद कर दिया था, फिर फरुखशियर ने जैसे लागू कर दिया, फरुखशियर ने फिर बंद कर दिया था। मतलब चलता फिरता रहा है आपका जो जजिया कर है। परंतु जजिया जो कर है 1720 का जैसे जिक्र करते हैं ना, 1720 में जजिया कर को क्या कर दिया? इसने पूर्णता खत्म कर दिया। जजिया कर को पूर्णता खत्म करने वाला आपका कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीला था। जजिया कर को पूर्णता खत्म करने वाला जो शासक था वो कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीला था। और मोहम्मद शाह रंगीला की आपको ध्यान होना चाहिए 1748 में मृत्यु हो जाती है। 1748 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज आप पढ़ो भी, 1720 में इसने जजिया कर को खत्म कर दिया। उसके बाद में जो आपका बैठता है, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में बैठता है अहमद शाह। भी कौन बैठता है आपका? अहमद शाह। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसके बारे में भी थोड़ी खासकर एक दो क्वेश्चन बनते हैं। अहमद शाह जो बैठा था गद्दी पर, अहमद शाह गद्दी पर बैठा था 1748 से 1754 तक में। 1754 इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में। 1748 से 1754 तक क्या बैठा था? ये गद्दी पर बैठा था अहमद शाह अब्दाली। और इसके ऊपर जाबित खां का प्रभाव था। भी जाबित खां, ये क्या बोला है? भी जाबित खां भी इंपॉर्टेंट है। जाबित खां का क्या प्रभाव है? जाबित खां एक हिजड़ा था। भी क्या था? एक हिजड़ा था। और जाबित खां को इसने क्या है? अपने दरबार में नियुक्ति दे दी थी। भी दरबार में क्या दे दी थी? इसने नियुक्ति दे दी थी। दरबार में नियुक्ति देने के बाद में इसका जो क्या है, जाबित खां का जो प्रभाव है वो दरबार में सबसे ज्यादा था। दरबार इसका जाबित खां का प्रभाव अहमद शाह पर भी था। भी क्या था? अहमद शाह पर। तो जाबित खां को नवाब की उपाधि दे दी गई थी। नवाब, ठीक है भी, नवाब की उपाधि दिए बाद में पता है फिर आपको। तो इसकी उपाधि देने के बाद में इसका जो सबसे ज्यादा क्या था? प्रभाव था भी। और ये इसका क्या है? पतन का कारण भी बना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बैठता है? आपका आलमगीर द्वितीय। भी इसी के समय में मैंने बताया था आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। भी आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह से संबंधित सिर्फ एक जाबित खां से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आलमगीर द्वितीय भी क्या है? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो गद्दी पर बैठता है ये 1754 से लेकर 1759। और इसी के समय में आपको ध्यान होना चाहिए प्लासी का युद्ध होता है। भी प्लासी का युद्ध होता है। भी कब होता है प्लासी का युद्ध? 1757 में। भी 1757। प्लासी मैंने बहुत बार आपको बताया है, कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल में है। भी कहां है? पश्चिम
बंगाल में है। तो 1757 में आपको ध्यान होना चाहिए प्लासी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, बंगाल के नवाब आपको ध्यान होना चाहिए। फुरुक्षेर के समय का हम जब जिक्र करते हैं, फुरुक्षेर यानी 1713 का जब हम जिक्र करते हैं, फुरुक्षेर के समय में बंगाल जो है वो आपका अलग एक साम्राज्य बन गया था, एक अलग साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था। अवध एक अलग साम्राज्य, ठीक है भी। यानी बंगाल का जो नवाब है उसने, जो बंगाल का सूबेदार जो था, उस सूबेदार ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया था, नवाब घोषित कर लिया था, मुर्शिद कुली खां का, जिसे हमें जिक्र करते हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए, अवध भी एक अलग साम्राज्य के रूप में विकसित हो गया था फुरुक्षेर के समय में 1713 का, जैसे जिक्र करते हैं। और अवध भी अपने आप को, अवध का जो सूबेदार था उसने अपने आप को नवाब घोषित कर लिया। तो 1757 में जो युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए। एक तरफ तो कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, और दूसरी तरफ कौन था, सिराजुद्दौला था भी। क्या था, सिराजुद्दौला भी, ठीक है भी। यानी बंगाल का नवाब कौन था, अंग्रेजों की तरफ से तो था आपका क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से तो, और बंगाल के नवाब की तरफ से, बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था, उसमें सिराजुद्दौला था। और आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय इतिहास में सबसे छोटा युद्ध के रूप में अगर कोई जाना जाता है, छोटा युद्ध, तो छोटा युद्ध कौन सा था, वो आपका प्लासी का युद्ध कहते हैं। भी लगभग 1.5-2 घंटे में भी क्या है, ये युद्ध समाप्त हो गया था। भारतीय इतिहास में सबसे छोटे युद्ध के बारे में अगर हम जिक्र करें तो सबसे छोटा युद्ध कौन सा था, आपका प्लासी का युद्ध था। कहते हैं भी 1.5 घंटे में ये युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। क्यों, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मीर जाफर का जैसे हम जिक्र करते हैं, वो अंग्रेजों की सेना की तरफ जाके खड़ा हो गया, तो सिराजुद्दौला को तो हारना ही था। और आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो विस्तार सबसे ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य के लिए जो द्वार खुल गए थे, वो किस युद्ध के बाद द्वार खुले थे, वो आपको ध्यान होना चाहिए 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद। तो आलमगीर द्वितीय के समय में क्या हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, प्लासी का युद्ध हुआ था। आलमगीर द्वितीय का जो है, इसका एक सेनापति भी था, वजीर का, जैसे जिक्र करते हैं, इमाद उल मुल्क भी, इमाद उल मुल्क, ठीक है भी। इमाद उल मुल्क क्या था, इसका सेनापति था। याद करने हैं जितने भी जो मैंने सेनापति जो बताए, इमाद उल मुल्क था, इसका वजीर था, ठीक है। इसका क्या था, वजीर था, प्रधानमंत्री था, और सबसे ज्यादा प्रभाव भी इसी का था। ये तो नाम मात्र का शासक था, यानी इमाद उल मुल्क की कठपुतली था आलमगीर द्वितीय, आपका भी आलमगीर द्वितीय। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, आलमगीर द्वितीय का जो जिक्र किया है, प्लासी का जो युद्ध का जैसे जिक्र किया है, प्लासी का युद्ध सबसे छोटे समय के लिए चलता है। उसके बाद में शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है भी। कौन बैठता है, आपका शाह आलम द्वितीय भी। और एक चीज आपको और भी क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है भी। एक चीज क्या क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, यानी शाह आलम जो द्वितीय, उसके उस समय में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था भी। क्या हुआ था, आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी बक्सर का युद्ध। अब जो अगला कौन सा है, आपका शाह आलम द्वितीय भी, शाह आलम द्वितीय कब से कब तक गद्दी पर बैठता है, 1759 से 1806 तक भी, 1806 तक याद करना है। शाह आलम द्वितीय, द्वितीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है भी, बहादुर शाह प्रथम हुआ है। बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से लेकर 1712 तक जो गद्दी पर बैठा है, उसको शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम वो हो गए, बहादुर शाह जो प्रथम था, और जो शाह आलम द्वितीय ये हुए। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक जो नाम था, अली गौहर था भी। क्या नाम था इसका, वास्तविक नाम अली गौहर था। और शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेकर 1759 में क्या बैठता है, ये गद्दी पर बैठता है। इसी के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, 1764 का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध भी। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है भी। और बक्सर का जो युद्ध होता है, एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी भी, क्या थी, अंग्रेजी सेना थी, और दूसरी तरफ क्या थी, 3 सेना थी। आपको ध्यान होना चाहिए, बंगाल का नवाब था भी, बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, आपको ध्यान होना चाहिए, अवध का नवाब था, और एक मुगल शासक था भी। क्या था, मुगल शासक, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी एक तरफ तो अंग्रेज था, अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ आपको ध्यान होना चाहिए 3 सेनाएं थी। बंगाल का नवाब का जैसे जिक्र करते हैं, बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। कौन था, मीर
कासिम का जैसे जिक्र करते हैं, कासिम था। सुजाउद्दौला था भी, सुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का नवाब था। और मुगल शासक था आपका शाह आलम द्वितीय भी। शाह आलम क्या था? द्वितीय था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो भी, क्या लिखोगे? हेक्टर है मुनरो, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक तरफ तो 3 सेना थी और एक तरफ अंग्रेज अकेले थे, और इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था भी। बक्सर वर्तमान समय में आपकी किस राज्य में है? आपका बिहार राज्य में है। और बक्सर युद्ध को किसने जीत लिया था? आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेजों ने जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अंग्रेजों ने जीत लिया था। और 1764 के बाद आपको ध्यान होना चाहिए, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 का जैसे जिक्र करते हैं तो 1765 में कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है भी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1765 में कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। क्या नाम है इसका? प्रयागराज है। गंगा यमुना सरस्वती संगम के ऊपर ये क्या है? आपका स्थित है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। उसी के बाद में 1765 की संधि का शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1761 का युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध भी। मैंने पहले भी जिक्र किया है इसके बारे में, नादिर शाह का जैसे जिक्र किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो मराठों की सेना जो क्या है, कमजोर पड़ गई थी, मराठा साम्राज्य खत्म हो गया था, ठीक है भी। अहमद शाह अब्दाली का जैसे मैंने जिक्र किया था, नादिर शाह का क्या था? वो सेनापति था। इसी के समय की घटना है, यानी हम जैसे पढ़े शाह आलम द्वितीय के समय में 1764 का बक्सर का युद्ध भी पढ़ते हैं, और 1761 में आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा युद्ध पढ़ते हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध भी पढ़ते हैं। और भी पढ़ सकते हो 1761 में, मैंने बहुत सी ऐसी बातें बताई है। 1761 में आपको ध्यान होना चाहिए मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और 1761 में ही पांडिचेरी को छीन लिया था। किसने? आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से। और 1761 में आपको माधवराव का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, माधवराव जो क्या बनाया था? पेशवा बनाया था भी। क्या बनाया था? पेशवा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? याद कर सकते हो भी। क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। 1761 में एक तरफ अहमद शाह अब्दाली था, दूसरी तरफ मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव बाहू था। इस तरह के अलग अलग क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं भी, ठीक है भी। तो 1764 का जो युद्ध हुआ, 1764 के युद्ध के बाद में संधि हुई थी कौन सी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और इस संधि के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इनकी क्या है? अंग्रेजों को क्या मिल गई थी? दीवानी मिल गई थी, यानी दीवानी मिल गई थी। जिस तरह का जो तरह का व्यापार करना चाहे कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लूट खसोट जो मचाई थी वो इसी समय मचाई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, इसका क्या अर्थ था? इसके अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए, शाह आलम द्वितीय जो था इसको क्या बना दिया था? पेंशनर बना दिया था भी। क्या बना दिया था? पेंशनर बना दिया था भी। पेंशनर बना दिया था इसको, ठीक है भी। पेंशन 26 लाख रुपए भी, 26 लाख है रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी इसको, वार्षिक पेंशन भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी पेंशनर बना दिया था। पूछिए आपसे, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम शासक कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला जो शासक था वो कौन था? आपका वो था शाह आलम द्वितीय था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी पेंशन के, इसी संधि के अकॉर्डिंग इन्होंने अंग्रेजों को क्या दे दी थी? बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी दे दी थी। ये चीज आपको क्लियर। और जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये 1765 से लेके 1777 तक है। अंग्रेजों के सानिध्य में कहां रहा था? इलाहाबाद में रहा था भी। कहां रहा था? इलाहाबाद में। 1777 में फिर आपको ध्यान होना चाहिए, मराठे इसको कहां लेके आए थे? मराठे इसको दिल्ली लेके आए थे। मराठे कहां लेके आए थे? इसको दिल्ली लेके आए थे। और फिर अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? इसकी पेंशन बंद कर दी थी भी। पेंशन बंद कर दी थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, यानी मराठों ने क्या कर दी थी? इसकी पेंशन बंद कर दी, सॉरी, अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि मराठा इसको कहां लेके आ गए थे? दिल्ली लेके आ गए थे। कहां लेके आए थे? दिल्ली। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। यानी 1772 तक ये रहा था। इलाहाबाद में कहां रहा था? 1772। और 1772 में इसको मराठा कहां लेके आए थे? दिल्ली लेके आए थे, जिसमें अंग्रेजों ने क्या कर दी थी? इसकी पेंशन बंद कर दी थी। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में
1806 में शाह आलम द्वितीय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1806 में शाह आलम द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो अकबर द्वितीय। अगर आपसे पूछे भी अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल शासक, तो शाह आलम द्वितीय। अगर आपसे पूछे भी अंग्रेजों के अधीन प्रथम मुगल राजा बनने वाला, मुगल शासक बनने वाला कौन था, तो प्रथम मुगल शासक रहेगा आपका अकबर द्वितीय। भी क्या था, अकबर द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भाई। फिर इसके बाद कौन बैठता है गद्दी पर, अकबर द्वितीय बैठता है। यह गद्दी पर बैठता है आपका 1806 से लेके 1806 से 1837 तक। भी 1806 से 1837 तक गद्दी पर बैठता है। और आपको ध्यान होना चाहिए, यानी अंग्रेजों के अधीन बनने वाला प्रथम मुगल शासक। भी प्रथम मुगल शासक तो कौन था, प्रथम मुगल शासक आपका अकबर द्वितीय। और इसका राजकाज कहां तक था, लाल किले तक था। भी लाल किले तक, यानी जो इनका कार्य जो था ना, इसका जो राजकाज था वो कहां तक था, लाल किले तक था। क्योंकि इनको क्या बना दिया था, पेंशनर बना दिया था। भी क्या बना दिया था, पेंशनर। भी आप तो बैठे रहो, पेंशन लो, काम करना क्या है, हमारा काम है। आपको ध्यान होना चाहिए। और यही वो अकबर द्वितीय है जिसने, आपको ध्यान होना चाहिए, राजा राम मोहन राय को, जो है ना, राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी, राजा की उपाधि वो किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। 1830 में इसको अकबर की राजा की उपाधि दी थी। और राजा की उपाधि देकर राजा राम मोहन राय को कहां पर भेजा था, ब्रिटेन भेजा था। कहां पर भेजा था, राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। और इसी ब्रिटेन में आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रिटेन में 1833 में ब्रिस्टल शहर के अंदर राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भी ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। एक अद्भुत बुद्धि के क्या थे, व्यक्ति थे, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने, अकबर द्वितीय ने दी थी। उपाधि देकर इसको ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। और वहीं पर 1833 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल शहर में। जब ब्रिटिश दरबार में जब जाता है तो वहां पर इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अकबर द्वितीय का जिसे हमें जिक्र कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वितीय पेंशन भोगी था। ये भी क्या था आपका, पेंशन भोगी था। ये चीज आपको क्लियर। तो अलग अलग तरह की क्या बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं भी। उसके बाद में जैसे एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने राजा राम मोहन राय का जिक्र किया ना, वैसे तो पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बाद आधुनिक समाज सुधारकों का जब हम जिक्र करेंगे, ब्रह्म समाज का है, सती प्रथा का जैसे जिक्र करते हैं, सभी चीजें उनके बारे में पढ़ेंगे। 1772 के अंदर बंगाल में जो उनका, कोलकाता के अंदर क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, कितनी भाषाओं के जो ज्ञाता थे, कहां कहां का उन्होंने जो भ्रमण किया, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, हमें पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अकबर द्वितीय के बाद में जो अंतिम जो आपका उत्तरोत्तर मुगल काल का जो शासक बसता है वो कौन बसता है आपका, बहादुर शाह जफर। भी बहादुर शाह जफर, ठीक है भी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है, ये जफर नाम से क्या लिखता था, शायरी करता था। भी क्या करता था, शायरी करता था भी, ठीक है भी, शायरी, जफर नाम से शायरी करता था। 1837 से लेके आपको ध्यान हो 1857 तक क्या बैठता है, ये गद्दी पर बैठता है। 1837 से 1857 तक गद्दी पर बैठता है। जफर नाम से क्या करता था, ये शायरी करता था। खास करके 1857 की क्रांति का जब हम जिक्र करते हैं ना, 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी, मेरठ से भी, ठीक है भी, मेरठ। और 11 मई को कदम सिंह का और जैसे जिक्र करते हैं मेरठ से उन्होंने विद्रोह किया था। और मेरठ से कहां गए थे, दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया था, दिल्ली का बादशाह यानी मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। और दिल्ली का लाल किला जो है, उस लाल किले पर अंग्रेजों का जो झंडा फहरा रहा था, उस झंडे को उतार कर वहां पर मुगलों का झंडा लगा दिया था। 1857 की क्रांति की मैं बात कर रहा हूं। 1857 की क्रांति का नेता भी किसको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर
को, ठीक है भी। इसके अलावा पूछा जाता है बहादुर शाह जफर का सेनापति भी था जिसने 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किया था, वक्त खां भी। कौन था? वक्त खां। तो 1857 की क्रांति का नेता बना दिया था भी इसको, क्या बनाया था? नेता बहादुर शाह जफर को। और आपको ध्यान हो 1857 की क्रांति के बाद में इनको गिरफ्तार करके भी क्या है, गिरफ्तार यानी कहां से गिरफ्तार किया था इनको? हुमायूं के मकबरे से, जिसे मैंने बताया था ना, हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार करके कहां भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो वर्तमान में आपका वर्मा देश है ना, वर्मा म्यांमार का जैसे आप जिक्र करते हो, वर्मा म्यांमार, वहां पर भेज दिया था इसको रंगून। और वहीं पर 1862 में रंगून में इनकी क्या हो गई थी? 1862 में मृत्यु हो गई थी भी। क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। और बड़ी पीड़ा थी भी इसको, क्या थी? बड़ी पीड़ा थी। कहता भी है भी मैं इतना बदनसीब आदमी हूं भी मेरे को मेरे वतन की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। क्योंकि बहादुर शाह जफर की मृत्यु, आपको ध्यान होना चाहिए, 1762 में कहां पर हुई थी? रंगून में हुई थी। और फिर रंगून में उसको क्या कर दिया था? दफना दिया गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। रंगून में इसीलिए कहता है भी मैं इतना बदनसीब आदमी हूं भी मेरे को मेरे वतन की 2 गज जमीन तक क्या है? नसीब नहीं हुई थी। ये चीज अंतिम मुगल शासक था भी। क्या था? ये अंतिम मुगल शासक था। यानी बाबर से लेके आपको ध्यान होना चाहिए 1857 की क्रांति, 1857 तक उत्तरोत्तर मुगल काल का जो हम जिक्र करते हैं, तो मुगल काल जो रहा है आपका लगभग 331 साल का रहा है भी। क्या रहा है? 331। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक शायर था भी। क्या था? एक शायर था। बड़ी बड़ी रचनाएं, खास करके गालिब का जो जिक्र करते हैं ना, मिर्जा गालिब, जो इसी के समय में कहते हैं भी। मिर्जा गालिब भी है किसके समय में थे? वो बहादुर शाह जफर के समय में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या है? उत्तरोत्तर मुगल खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम जिक्र करेंगे वो किसके बारे में? यूरोपियनों के आगमन के बारे में। यानी यूरोपियन जो भारत आए थे, उन यूरोपियनों के बारे में हम क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे भी। कौन भारत में सबसे पहले आए थे, कौन सबसे अंत में गए, सबसे अंत में कौन आए, सबसे पहले कौन गए, इन सभी के बारे में जो करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? हमें यूरोपियनों का आगमन। कौन कौन आए थे? डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे। इन सभी के बारे में जो क्या करेंगे? विस्तृत रूप से हमें चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हम आज चर्चा कर रहे थे उत्तरोत्तर मुगल काल के बारे में। अंतिम शासक के बहादुर शाह जफर का, जिसे मैंने जिक्र किया था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला से बहादुर शाह जफर का जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अगर आपको पसंद आए तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ ही हमारी जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती हैं उनकी PDF जो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस सुभाष सर के ऊपर मिलती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करो ताकि आपको PDF में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए भी मिलने में, ठीक है भी। जितनी भी हरियाणा GK से संबंधित मैंने क्लासें करवा रखी उनको भी आप क्या है अध्ययन करने की कोशिश करो। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।